आज हमारे साथ हैं आम के विशेष जानकार जुनैद फरीदी जी। सर स्वागत है आपका हमारे साथ। जी, शुक्रिया बहुत-बहुत। हम लोग कहाँ बैठे उनका ये शौक था कि वो जब भी नर्सरी में कोई भी लंगड़ा, चौसा या दशहरी या किसी भी किस्म के पौधा लेता था, तो वो उसे 2 पेड़ गिफ्ट रटौल आम के ज़रूर देते थे कि ये जहाँ जाएगा, जहाँ भी इंडिया में जाते थे, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के इलाकों में इधर नर्सरी में लोग किसान आते थे, बाग लगाने वाले, बाग के शौकीन, तो उन्हें 2 पेड़ वो गिफ्ट किया करते थे। तो इस तरह से इसका प्रचार शुरू हो गया। उसके बाद इसको बुलंदी उस वक्त मिलनी शुरू हुई जब 1935 में लंदन के अंदर एक मैंगो शो हुआ और उसके अंदर इंडिया की तरफ से नवाब हफज छतारी, जो फर्स्ट गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और ये आम लंदन के अंदर इसने फर्स्ट मुकाम हासिल किया। एक और आम लेके गए थे, 2 आम दिए थे उन्होंने। तो दूसरा नाजबू एक नाम है, एक आम है, उसको उस वक्त सेकंड प्राइज मिला। उसके बाद इसकी शोहरत बढ़ती गई। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ नहीं था, तो 1935 में, 1941 में और 46 में हमारे दादा के दोस्त थे दामोदर स्वरूप और एक दुर्रानी साहब थे, उनकी बड़ी नर्सरी मुल्तान और कई जगहों पर थी दूसरे लोगों की। तो वहाँ उन्होंने इस पौधे को भेजा और ले गए। उस वक्त ये शौक़ हुआ करता था कि हमारे दादा भी जैसे जाते थे तो बेहट्स में जो कोई नस्ल हुई, अमरोहा में हुई, मलियाबाद में हुई, तो उस वक्त जो बागों के आम के शौकीन थे वो अपनी अपनी वैरायटीज़ इंटरचेंज किया करते थे, एक दूसरे को गिफ्ट देते थे और ये उस वक्त की एक हॉबी थी, एक उनका शौक़ था। तो उसी में ये 1935 और 41 में मुल्तान में और मीरपुर ख़ास, इन 2 जगहों पे जा चुका था। उसके बाद से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, वो एरिया पाकिस्तान में चला गया, ये यहाँ चला गया। तो वहाँ जो डेवलप हुआ वो वहाँ 2 आम थे, एक उनका सिंदरी आम था और एक रटौल आम था। तो रटौल आम वहाँ उन लोगों के यहाँ छोटा मुल्क था, थोड़ी नर्सरी थी, तो वो डेवलप हो गया। मार्केट में सिंदरी के अलावा उनके पास कोई आम नहीं था, तो दूसरा आम ये था रटौल, इसलिए वो वहाँ के मार्केट में डेवलप हो गया और डेवलप होने के बाद एक्सपोर्ट भी होने लगा। हमारे यहाँ जो डोमिनेटेड कॉमर्शियल वैरायटीज़ थी, उसमें लंगड़ा, दशहरी, बम्बई, चौसा और गुलाब जामुन और कई वैरायटीज़ ऐसी थी जो यहाँ डोमिनेट की हुई थी मार्केट में, इसीलिए रटौल जो है वो उस तरह से मार्केट के अंदर नहीं आ सका। दूसरा कम था
ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते थे, तो रेयर था, तो वो मार्केट में वैसे भी नहीं जा पाता था। तो उसके बाद इसका डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट होने के बाद जब इसने शोहरत पकड़ी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, लोगों ने जानना शुरू किया। उससे पहले ये हमारे दादा के ज़माने में जो था वो प्रिंट मीडिया था। उस टाइम मुल्क के बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट थे प्रिंट मीडिया के, कुलदीप नैयर साहब, खुशतर गिरामी साहब, और विश्वबंधु गुप्ता साहब, और प्रताप के एडिटर, और दूसरे अखबारों के स्टेट्समेंट्स के एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स तो उस वक्त नहीं था, स्टेट्समेंट्स ज़्यादा डेवलप था, तो वो सब यहाँ आते थे और अखबारों के अंदर इसकी शोहरत होती थी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक कंट्रोवर्सी ऐसी शुरू हुई कि जिसके अंदर वो लोग ये कहने लगे कि ये जो है पाकिस्तान का आम है, हिंदुस्तान का नहीं है। पहली बार ये कंट्रोवर्सी उस वक्त उजागर हुई जब जनरल ज़ियाउल हक ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उनको गिफ्ट में रटौल आम भेजा, और यहाँ से मुजफ्फरपुर की लीची इंदिरा जी ने जनरल ज़ियाउल हक को पेश की, भिजवाई। तो जब ये पता चला तो ये न्यूज़ बनी, न्यूज़ बन के वो अखबार में आया, अखबार में आके तो रटौल के लोगों को, ख़ास तौर से हम लोगों को बड़ी बेचैनी हुई कि भाई ये तो हमारा आम है, तो ये पाकिस्तान से कैसे आया है। तो उस वक्त लाला विश्वबंधु गुप्ता थे, लाला देशबंधु गुप्ता के बेटे, एमपी थे वो भी, और चौधरी चांदराम जो हरियाणा से थे, और वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, वो भी रटौल में बहुत आना जाना था। तो जब वो ये उन्होंने इंदिरा जी को भेज, तोहफों में दिया, प्रेस में वो आया, मैंगो किंग का खिताब मिला उन्हें, स्टेट्समैन्स का 10 जुलाई 1956 का स्टेट्समैन्स का मैंगो किंग का वो उनको बताया गया, नेहरू जी ने बाकायदा उनको मैंगो किंग का खिताब दिया। उसके बाद फिर ये जब हमें लगा कि हमारे चचा थे जावेद फारीदी साहब, हसन फारूक साहब, जो लोग थे, वो इसे एग्जिबिट किया उन्होंने। ताल कटोरा स्टेडियम में एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई दिल्ली टूरिज्म की तरफ से, और उसमें बहुत ये फेस्टिवल और वो मनाया जाने लगा। तो उसके अंदर फिर हमेशा ये फर्स्ट आता था, 7-8 हमारे पास तस्वीरें, उसकी सर्टिफिकेट वो सब हमारे पास मौजूद है। तो उसने फिर ये बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल कर ली, दूसरी नस्ल हमारी गुजर गई। अब हमारी तीसरी नस्ल थी, जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और इनको जब करीब से देखते थे, वो जब कंट्रोवर्सी आती थी तो हमें बड़ी परेशानी होती थी इस बात की कि वो लोग ये कोशिश करते थे कि भाई इसको जो है, असल में ये था वहाँ अनवार रटौल के नाम से है ये, तो अनवार खातून हमारी दादी का नाम था। तो उन्होंने जो था अनवार पसंद, शुरू में इसका नाम हुआ 26 के कैटलॉग में, तो उसमें अनवार था, अनवर नहीं था, तो अनवार ही लिखा था, अनवार खातून, अनवार पसंद, अनवार रटौल। तो पाकिस्तान में जाने के बाद जब 35 की जो नर्सरी हुई, 41 में जो हमारा कैटलॉग बना, यहाँ बना, तो उसमें अनवार ख़त्म करके रटौली को, तो अपने गांव से बहुत मोहब्बत करते थे दादा हमारे, तो उन्होंने कहा ये छोड़ो, इसको रटौली रहने दिया जाए। तो उन्होंने फिर रटौली इसका नाम रखा, इसीलिए वहाँ पर
क्योंकि 35 में गया था, 26 में गया था, बहुत पहले गया था, तो वो लोग अनवर रटौल के नाम से इसे जाने। एक्चुअल में था अनवार रटौल, अनवर रटौल, जो लेकिन वो अनवर रटौल हो गया दादी जी वहाँ, का नाम था। क्योंकि अंग्रेजी में जो है वो अनवर और अनवार की एक ही स्पेलिंग होती है। तो फिर हमें ये ख्याल पैदा हुआ क्यों ना हम इसको जीआई करा दें। हमने इसको जीआई के लिए अप्लाई किया और तमाम कोशिशों के बाद ऑब्जेक्शन लगते रहे, वो लगते रहे, कंट्रोवर्सी होती रही। 12 साल बाद हमें ये जीआई का टैग मिल गया। उसके बाद ये साबित हो गया और वो जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी वो समाप्त हो गई। अब अनवार के नाम से बहुत से लोग होते हैं कि भाई इसमें कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं कि ये अनवर रटौल है, ये तो पाकिस्तान का है, ये तो फलाने ले गए थे, वो ले गए थे, लेकिन ये बंटवारे से पहले ही जा चुका था। क्योंकि उस वक्त जब जाती थी कोई गाड़ी है वो तो थी नहीं, जो भी ट्रांसपोर्ट होते थे वो रेल से होता था। तो रेल की रसीद होती थी, इतने पौधे फलाने स्टेशन से फलाने स्टेशन पे, वो सब मौजूद है। तो वो सब मौजूद थी हमारे पास। तो वो सब कंट्रोवर्शियल मैटर था, तो वो जीआई के बाद वो सब खत्म कर दिया। तो ये जो आम है हमारा, आमों का बादशाह है, ये साबित इस बात से है कि इसमें जितने भी धार्मिक ग्रंथ है कहीं ना कहीं आम का जिक्र है और फलों का इस तरह से नहीं है। जितने भी हमारे शायरी हुई है, जितना भी हमारा उर्दू, हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर है, उसके अंदर सब आम का जिक्र ज़रूर कहीं हुआ है। शायरी में, इस कविताओं में, और इसके उत्सव होते हैं, इसके कंपटीशन होते हैं, ये मैंगो शो होते हैं, ये हमने पहली बार देखा है और किसी और फल का नहीं होता। इससे ये साबित होता है कि ये फल जो है फलों का राजा है और मैं ये मानता हूँ कि फलों के राजाओं का राजा जो है वो हमारा रटौल है, जिसने पूरी दुनिया में इतनी शोहरत हासिल कर ली है। और हम उसको आगे, अब उसका प्रोटेक्शन का सवाल आ गया कि उसको हमें अपनी विरासत को बचाना कैसे है। अब हमारे लिए जो चैलेंज है वो मैंने जीआई करा दिया, तीसरी नस्ल ने। अब चौथी नस्ल जो मेरे बेटे हैं उमर फरीदी, उनके नाम से ही मैंने जीआई इसलिए लिया है, उनके नाम से अप्लाई किया ताकि वो इसकी हिफाजत करें। हम लोग आम जो लोग हैं वो आम की बहुत कम नस्लों के बारे में जानते हैं। अच्छा। तो जैसे बहुत सा लंगड़ा है, दशहरी है, ये आम तो लोग मिल जाते हैं खाने को। जी। तो ऐसी और कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं जिन्हें आप बताना चाहेंगे कि ये आम भी खाए जाते हैं और ये मिलते हैं मार्केट में? देखिए, जो मैं बताऊंगा वो मार्केट में मिलते, वो बाग के शौकीन है। जैसे अनफस एक आम है चूसने का, रामपुर का है, समर बहिश्त है, चूसने का आम है। एक नादिरपुर मनोटा है, वो भी चूसने का आम है, हसनपुर का है। और अनफस मैंने आपको बता दिया, ये 3-4 चूसने का आम है। उसके अलावा खाने के मखसूस है, खासुल खास है, गोले हैं, दूधिया गोला है। बहुत सारे आम ऐसे हैं कि जो मलिका है, अर्निका है, अंबिका है और लज्जत बख्श है, और बहुत सारे, गोला सादेकार है। और हमारे दादा ने हमारे वालदा के नाम पे तो ये रखा ही था रटौल, अनवार रटौल, लेकिन उन्होंने अपने बेटों के नाम पे भी, अपने नाम पे, उनके नाम से भी आम हैं जो उन्हें पसंद होते थे और वो उनको रख रहे थे। तो वो सिर्फ उन्हीं शौकीन, मैं समझता हूँ अमरोहा में अगर बाग बाकी होंगे तो वहाँ इस चीज़ का शौक़ था। बेहट में था, शाह साहब के यहाँ वहाँ था, और मलियाबाद में होगा। और ये जो आपका शाहजहाँपुर है, ये तो कॉमर्शियल ज़्यादा है, इसमें वैराइटीज़ का नहीं है मेरे ख्याल में। नर्सरी और वो कॉमर्शियल से ज़्यादा, लेकिन बागात बहुत हैं वहाँ भी। कौन सी ऐसी जो नस्लें हैं जिनको बचाने की ज़रूरत है? जिनको बचाने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ 2 आम हैं। एक मखसूस हमारे यहाँ का आम है और एक रटौल तो है ही है। तो दूसरे नंबर पे हम जो है ना रटौल को, उसको मखसूस को डेवलप करना चाहते हैं। इस आम की क्या खासियत है? खुशबू है, मीठापन है? इसमें जो है सिर्फ खुशबू के अलावा उसमें जो है मखसूस के अंदर एक तो बड़ा है और मटेरियल गूदा वूदा सब ज़्यादा है उसके अंदर, और पेड़ पे अच्छा फलता है और मजबूत है। आंधी तूफान में भी इसमें भी वो रुका रहता है। उसमें बहुत सारी ख्वाहिशें और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। लेकिन रटौल जो है उससे सिर्फ खुशबू में उससे ऊपर है, इसलिए वो फर्स्ट नंबर पे आने की पोजीशन में नहीं है। तो आम को मतलब माना जाए कि खुशबू से ज़्यादा तवज्जो मिलती है। देखिए, खुशबू तो ऐसी चीज़ है कि उससे तो तवज्जो मिलती है, क्योंकि टेस्ट तो है वो सिर्फ इंडिविजुअल एक ज़बान में जाएगा, वही उसके बारे में बता सकता है चख के। लेकिन खुशबू तो सब सूंघते हैं, खुशबू तो सब जगह जाएगी ना। जो मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, मुझे खुशबू आ रही है। बिल्कुल।
तो आम से जुड़ा कोई किस्सा आपको याद आ रहा है? आपके जीवन में कोई आम को लेकर कोई घटना घटी हो, याद आता हो, बचपन की कोई याद आम को लेके? बचपन में जब हम 8-10 साल के थे तो बाग में हमें भेज दिया जाता था। जैसे हम आते थे छुट्टी में, छुट्टी होती थी, ये छुट्टी का महीना होता है इत्तेफाक से जून हाँ, जुलाई, जुलाई। तो हम वहाँ रहते थे। तो वहाँ जो है हमारे दादा जो है, हमारे जो काम करने वाले थे, वहाँ पर उनको एक पतीली में, तांबे की पतीली में 2 किलो दूध, वो सुबह ही वहाँ चला जाता था। और आम वहाँ होते थे, तो हम फिरते रहते थे यूं ही बागों के अंदर, आम खाते थे। तो क्योंकि मैं अकेला ही पोता था, 3 दादाओं में अकेला पोता था, तो दादा हमसे बहुत मोहब्बत करते थे। तो उन्होंने नौकरों को ये हिदायत कर रखी थी कि जब भी ये उसे भूख लगे या कुछ खाना मांगे तो इसे आम खिलाना, आम के बाद दूध पिला देना इसे। तो वो रखा रहता था। तो एक तो ये बचपन की मुझे बहुत याद आती है कि वो क्या दिन थे। सारे हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई, कजिन्स, हम बागों के अंदर, जो हमें पता था कौन कौन से पेड़ कहाँ हैं, कौन सी नस्ल कहाँ है, सीधे उसी पेड़ पे जाते थे और उन्हीं नस्लों को हम देखते थे। एक तो ये हमारे लिए याद बन के सब इतने मसरूफ़ हो गए। बच्चे आते भी हैं छुट्टी में, तो वो अपना एक फॉर्मल ज़िंदगी है। अब तो जो आमों में जो हम घूमते थे पूरी दोपहर के अंदर, और आम ढूंढते हुए, और वो एक गर्मी के अंदर, शदीद गर्मी के अंदर, बारिश हो जाती थी फिर भी हम इधर उधर नहीं जाते थे, भीगते रहते थे पूरे दिन बारिश में। तो वो लुत्फ़ जो बरसात में भीगने का और आम खाने का वो है। दूसरा एक बार ये हुआ था कि कुलदीप नैयर साहब थे, एक दफ़ा एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसके नीचे बैठे हुए थे। कुलदीप नैयर साहब थे, खुशतर गिरामी साहब थे, और दूसरे सब अखबारों के चीफ थे, इंडिया लेवल के, सब दिल्ली से आए हुए थे। तो नैयर साहब की, उनकी ये कुर्सी उर्सी मुड़े उड़े नहीं थे, बल्कि चारपाइयाँ होती थी। तो वो बस ज़्यादा से ज़्यादा तकिए लगा दिया करते थे चारपाई के ऊपर। तो वो लेटे हुए थे कुर्ता उतार के। गर्मी इतनी होती थी कि वो बेतकल्लुफ़ी से रहते थे बाग में, आके बेतकल्लुफ़ी से, और उन्होंने कुर्ते उतार देते थे, ज़्यादातर कपड़े उतार देते थे, और वो बड़े आराम से चारपाई पे लेट के पूरे दिन एंजॉय करते थे। तो वो उनके ऊपर एक आम था, वो लेटे हुए देख रहे थे। उन्होंने कुलदीप नैयर साहब से कहा कि यार ये आम मेरे ऊपर ना गिर पड़े। उनके वो पूरी जुमला पूरा कह भी नहीं पाए कि धप से उनके पेट पे धड़ से वो आम आके गिरा। तो बड़ा एक वो अजीब वो था। तो इस तरह के किस्से हैं। दूसरे, अब मिर्ज़ा गालिब के, इन लोगों के तो हैं ही वो पुराने, आपने सबने सुन रखे हैं, हर किस्से में, हर कहानी में। बस मैं मशहूर वही है मिर्ज़ा गालिब का एक, कि कहीं से आम आए, उन्होंने वो खा रहे थे, उन्होंने तो उनके छिलके बचा हुआ था, वो सामने कहीं गधा था, वो सूंघ के हट गया छिलकों को। तो उन लोगों ने तंज किया गालिब साहब, मिर्ज़ा गालिब शौकीन थे आमों को, कि भाई गालिब देखो, ये तो गधे भी आम नहीं खाते। गधे ही आम नहीं खाते। हाँ, तो उन्होंने कहा हाँ, गधे ही आम नहीं खाते। तो ये तो मशहूर है, और बहुत से किस्से हैं। और जब बंटवारा हो रहा था तो पाकिस्तान जाने की बात आई, तो जो हमारे घर के जो पासपोर्ट थे वो 5 टॉलस्टॉय मार्क, लाला देशबंधु गुप्ता के एड्रेस से बने हुए। तो सारे हमारे चचा ताए जो एजुकेटेड थे, वो कोई बड़ी बड़ी पोस्टें उन्हें वहाँ मिली, तो वो वहाँ चले गए। दादा का हुआ एक सरदार जी थे मुल्तान के, कोई वो यहाँ आए देखने के भाई मैं तबादला कर लूँगा, मेरा इससे दुगना तिगना बाग है, माल्टे का, संतरे का और उसका, और जो शिफ्टिंग जब होगी तो वो आप ले लीजिएगा, यहाँ मैं यहाँ ले लूँगा। जब वो हमारे दादा के जाने की नौबत आई यहाँ से, तो वहीं लाला देशबंधु गुप्ता के वहीं कोठी पे थे, 5 टॉलस्टॉय मार्ग पे। तो उन्होंने कहा कि वो आए तो कहने लगे मैं अपने बाग को देख आऊँ एक बार। तो जब वो यहाँ आए और उन्होंने एक एक पेड़ को देखा, उन्होंने जो था वहाँ जाके उनका भाई मैं तो नहीं जा रहा, मैंने जो पेड़ लगाए हैं, मैं नहीं जाऊँ। तो वो उस वक्त का मंजर था जब लाला देशबंधु गुप्ता ने कहा नहीं आप यहीं रुकिए, और मेरे सामने आसपास कई जगह यहाँ हैं, टॉलस्टॉय कोने पे उधर जगह आएंगी, 47 का ज़माना, कोठी है, और वो जगहें खाली थी, कि मैं आपको इतनी बड़ी जगह दिलवा दूंगा यहाँ के, वो आप अपनी नर्सरी भी कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो अपने बाग में ही रहूँगा। तो ये मैं उनका बहुत बड़ा एक इंडिया के लिए, रटौल के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस मानता हूँ दादा अपने शेख मोहम्मद आवाक फरीदी साहब का। अगर वो वहाँ उस वक्त शिफ्ट हो जाते तो शायद रटौल
इतना हमारे पास डेवलप नहीं होता। तो हमारे और पास उसका रटौल का नाम पूरी दुनिया के नक्शे पर, हिंदुस्तान के नक्शे पे बिल्कुल। ना आ पाता। बिल्कुल। तो ये एक वाक़या है उनकी ज़िंदगी का, जिसके बहुत पैशनेट थे वो, और रिटायरमेंट लेके यहाँ आम लगाने के लिए आए थे। तो ये वाक़या जो बताते थे, तो हम लोग वहाँ जाते थे, वो बताते थे। आम की मोहब्बत में वो यहाँ नहीं भारत गए, में और गए। लाला देशबंधु गुप्ता ने फिर उनका पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिया कि भाई आप नहीं जाओगे, बच्चों को जाने दो। तो हमारे चचा, और जब वो कहने के भी दोनों बच्चे हैं, तो हमारे वालिद भी रुक गए उनके साथ कि वालिद बुढ़ापे में कहाँ अकेले रहेंगे, इन बच्चों को कौन वो करेगा, इनका बुढ़ापा है। तो हमारे वालिद और चचा यहाँ रुक गए थे, बाकी लोग सब चले गए। तो हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ कितने किस्म के आम आपने लगाए हैं? यहाँ देखिए उनके लगाए हुए दादा के ज़माने के हमारे हैं 4। अभी इस बाग के अंदर जो मैंने 30 बीघे का एक बाग, इसके अंदर मैं सारा कलेक्शन वो तो बहुत सारे 500-600 बीघे बाग हैं, अलग अलग हैं जी। उसमें वैरायटी हो जहाँ उन्हें मुनासिब होता था वहाँ लगा देते। अब मैं इस बाग में 30 ये कलेक्ट कर रहा हूँ। 30 बीघे में मैं मेरे ख्याल में, क्योंकि 30 बीघे में जगह भी चाहिए, और मैंने इसमें यहाँ किया है कि फल भी ले लिए, दीगर दूसरे जो फल हैं, तकरीबन 40 फल मैंने इसमें लगाए हैं। 5-5 पेड़, 2-2 पेड़, 3-3 पेड़, ग्रेप फ्रूट का है, नींबू है, सब नया रेयर ऑफ द रेयर वेराइटीज़ जो है, लीची की, चीकू की, नींबू की, और ये सेब भी होने लगा अब यहाँ, और दूसरा जामुन, छोटे सब जितने भी अमरूद की इलाहाबाद से वहाँ की जितनी भी अच्छी वेराइटीज़ हैं, वो सब मैंने जो रेयर ऑफ द रेयर वेराइटीज़ यहाँ सारे फलों की लगाई। खजूर भी, ये भी, और लौकाट भी है। जिस फल का नाम लेंगे, आलू बुखारा, कोई फल ऐसा नहीं है जो यहाँ हो सकता है और वो नहीं। तो इसलिए इसके अंदर मैं समझता हूँ कि 30-40 वेराइटीज 30 बीघे में ऑर्नामेंटल में लगाने में कामयाब हो जाऊँगा मुझे। बिल्कुल। ITM विश्वविद्यालय ग्वालियर जो है हर साल आम महोत्सव करता है जी। उन विद्यार्थियों के लिए और जो वहाँ तशरीफ़ लाने वाले हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि इतने बड़े और अच्छे पैमाने पर आप आम के बारे में, जो हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी धरोहर है, हमारे फलों का बादशाह है, उसके रिलेटेड अगर आप कोई इस तरह का प्रोग्राम करते हैं तो मैं इसे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और ये रमाशंकर साहब जो हैं वो मुझे दिल्ली में मिले थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, और उसकी सफलता के लिए भी मेरी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और उसकी सफलता में जितना मुझसे योगदान होगा, मैं भी उसके अंदर हिस्सेदार बनने पर फ़ख्र महसूस करूँगा। तो ये मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और ये एक दिलों को जोड़ने वाला फल है। ये तोहफे में दिया जाता है, तोहफा से और साथ बैठ के मैंने बुजुर्गों से सुना है कि मोहब्बत बढ़ती है। बिल्कुल। तो दीगर चीज़ें लोग तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, लेकिन ये आम का गिफ्ट भी बहुत बड़ा गिफ्ट है। और उसके लिए अगर वो इस तरह का कोई आयोजन कर रहे हैं, मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उसकी कामयाबी के लिए भरपूर दुआएं मेरी उनके साथ। और नई पीढ़ी जो देख रही है, जो आम के बारे में किससे उनको पता नहीं है, उन नई पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? देखिए, बगैर मेहनत के और एक टारगेट बनाए हुए तो मुश्किल है कोई भी काम। जब तक आप किसी काम का कोई टारगेट, कोई अपनी मंजिल पहले से तय नहीं करेंगे कि हमें यहाँ जाना है, तो उसको फिर सारी चीज़ें तय करनी पड़ेंगी। कौन सी बस से जाना है, किस रूट से जाना है, किस वक्त जाना है, कौन सा सही टाइम। तो मैं आने वाली नस्लों को, अपनी औलाद को भी, मेरे बेटे हैं उमर फरीदी जिनके नाम से मैंने वो लिया है, टैग दिया है, और रटौल के सब लोगों को, जितने भी नौजवान हैं, सब हैं जो बागों से इससे दिलचस्पी रखते हैं या नहीं भी रखते, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, हमारे जो पुरखों की विरासत है उसको बचाने के लिए वक्त निकालें, टाइम निकालें। और तो ये चीज़ इंसान को सबसे प्यारी होती है, अपना वक्त और पैसा। मैं चाहता हूं कि वो दोनों चीज़ें, इसका भी एक हिस्सा निकाल के रखें कि अपनी विरासत को बचाने के लिए हर चंद कोशिश करें। बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की, और हम ये बातचीत रटौल में कर रहे थे। कैसे आम की जो वैरायटीज़ हैं, इन्होंने जुनैद फरीदी साहब ने यहाँ पर सहेज के रखी हैं। तो आपको लगता है कि आपको आम के बाग में आना चाहिए, देखना चाहिए, तो एक बार ज़रूर रटौल आइए। आम, जैसा सर ने बताया कि जो आम है वो फलों का राजा है, और उसमें भी, फलों में भी
रटौल जो है वो उसकी वजह से राजा कहा जाता है। तो आप सबने देखा सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नए अंक में।